औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा उर्दू में आज हम पढ़ रहे हैं रसीद नवीसी। रसीद के साथ दरख्वास्त है, रुदात है और ये रसीद है। इनमें से किसी एक को आपने चूज करना होगा। तो बेटा जब आप लोग रसीद लिखते हैं तो उसके लिए कौन सा तरीका आपने इख्तियार करना है और कौन कौन से उसूल व ज़वाबित जो हैं वो जहन में रखने हैं, आज हम ये सीखेंगे। बेटा पहले नंबर पे मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूँ कि आप लोग साइड हाशिया लगाएंगे, यानी कि मार्जिन लाइन लगाएंगे और ये 1 इंच चौड़ाई की दोनों तरफ लगाएंगे। अगर बोर्ड के पेपर में पहले से आंसर शीट पे ये लगे हुए हैं तो फिर आप मार्जिन लाइन नहीं लगाएंगे, बल्कि अपना काम शुरू करेंगे जब आपने ये देख लिया कि आपने चूज कर ली है रसीद और फिर आप उसको सवाल नंबर लिखेंगे। सबसे पहले टॉप पे स्टार्ट पे आप लिखेंगे सवाल का नंबर, और सवाल का नंबर आप कौन सा देंगे जो क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ है। उसके बाद आप लिखते हैं रसीद नवीसी या रसीद निगारी, यानी कि आप उसको बता रहे हैं कि रसीद लिखने वाला हूं, रसीद कौन सी होगी, जो होगी उसी के नाम आप मेंशन करेंगे। मैंने इस वक्त आपके लिए ये वाली चूज की है किराया मकान की वसूली। मकान का किराया जो है वो आपने वसूल किया है और आप उसको रसीद बना के दे रहे हैं। उस रसीद में आपने क्या कुछ लिखना है वो यहाँ पे दर्ज है। इस हेडिंग के बाद आप एक लाइन लगाएं, 2 लगा दें या कोई डिजाइन बना दें। ये चीजें सारी आप मार्कर से लिखेंगे। यहाँ से आपकी रसीद शुरू होगी। ये आपने पेन से सारा लिखना है। बेटा सबसे पहले नंबर पे आप ये वाली चीज लिखते हैं बाइसे तहरीर आम के। ये फारसी का लफ्ज है, इसका मतलब ये है कि ये तहरीर इस वजह से लिखी जा रही है कि इसका 1 नंबर आपको मिलेगा। बेटा उसके बाद आप लोग इस रसीद को लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपने मुबलिग लिखना है, यानी कि पैसे कितने हैं। मुबलिग 10,000 आपने ये इस तरह उर्दू में लिखा और फिर ये आपने मैथ के हिसाब से 10,000 भी लिखना है और इसको ब्रैकेट में कर लें। 10,000 रुपए निस्फ इनके 5,000 रुपए होते हैं। अब देखिए जो रकम आपने चूज किया किया है तो उसका निस्फ करना भी आपको आना चाहिए, यानी उसको हाफ भी आप कर सकें। तो ऐसे रकम चूज ना करें जिसके बाद में आपको हाफ ही ना करना है। तो आप 10,000 का लिख रहे हैं, निस्फ लिखने के बाद उसके 5,000 इसी तरह उर्दू में भी लिखा और फिर मैथ वाले तरीके से भी आपने लिखा और उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। रुपए होते हैं किस वजह से है, ये बाबत वजह क्या है, ये बाबत है किराया मकान नंबर 111 है, यानी कि जो आप मकान हो सकता है किसी बंदे के 3-4 मकान हो तो वो किसी और का किराया आ जाए, आप वाले साहब को देने लगे हैं तो वाले साहब मुझे कौन सा मकान है आपको पता ही ना हो, यह रसीद के ऊपर आपने लिखा नहीं। लिहाजा मकान का नंबर लिखें और उसका एरिया लिखें। हो सकता है टाउनशिप सेक्टर बी में आपका एक मकान है, सेक्टर ए में एक है, एक सी में है, तो फिर वाले साहब को आपसे पूछेंगे कि बेटा ये कौन सी आपने रसीद बना के दी। हो सकता है बी वाला आपको दे गया किराया और आपने बी वाले को ये बना के दे दी। हो सकता है कि वो ए वाला हो, सेक्टर ए का हो, फिर बाद में वो कहेगा कि मैंने तो किराया दिया आपने नहीं दिया, तो ये तो गलत बात होगी। तो किराया मकान का नंबर लिखें, उसका एरिया लिखें और फिर महीना भी लिखें। मार्च आपने लिख दिया या कोई भी महीना है वो जरूर लिखेंगे। आप जस्ट महीना नहीं लिखते और मकान का नंबर और टाउनशिप लिख देते हैं तो वो रसीद ला के आपके फादर को दिखाएगा, होगी वो फरवरी की, वो कहेगा ये देखेंगे मैंने मार्च का किराया आपके बेटे को दे दिया है, तो ये मुनासिब नहीं है। आप बेटा मार्च भी जरूर लिखेंगे और साथ में 2021 है और इसी तरह आपने डेट जरूर डालनी है, साथ में साल जरूर लिखना है। अगर आप खाली मार्च लिख देते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर आके आपके फादर से कहता है
कि ये देखिए मेरे पास वो रसीद है, आपके बेटे ने नीचे साइन किए हुए हैं और मार्च का किराया मैंने दे दिया, हालांकि वो पिछले साल का था। ठीक है, तो लिहाजा साल का लिखना भी बहुत जरूरी है। और आप जिस बंदे से किराया ले रहे हैं उसका नाम भी आपने लिखना है कि अज़ां जनाब लियाकत अली वल्द मोहम्मद अली वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि बवक्त जरूरत काम आ सके। फुल स्टॉप उर्दू का लगा हुआ देखिए आप इस तरह। ये जो आपने इतनी चीज लिखी है बेटा, इसके 5 नंबर हैं, लेकिन 5 नंबर के लिए आपने जो चीजें मैंने बताई उन सबको मेंशन करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद आप दरमियान में लिखते हैं अल-अब्द। अल-अब्द का मतलब है कि जो रसीद लिख के दे रहा है उसके बारे में आपने ये लिखा कि नाम ये है, वलीयत ये है, पता ये है, फोन नंबर ये है और तारीख ये है कि इस तारीख को मैंने किराया जो है वो वसूल किया है। अब 1 नंबर इसका आपको मिलेगा, गवाह नंबर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे गवाह नंबर 2 लिखा हुआ है। बेटा इस गवाह नंबर 1 को इस तरफ आप दाएं तरफ लिखते हैं और इसका नाम, वलीयत और पता लिखते हैं। अगर आप पूरा लिख दें फिर भी ठीक है, अगर नहीं लिखते तो जैसे मैंने ऐसे डॉट्स बनाए हैं ऐसे आप डॉट्स बना सकते हैं। इसी तरह गवाह नंबर 2 जो है उसके बारे में भी ऐसे ही करें। गवाह नंबर 2 लिखें, नाम, वलीयत और पता लिखें और सामने डॉट्स डाल दें। अगर आपके पास टाइम है और आप लहदा नाम लिखना जानते हैं फिर लहदा नाम ये लिखें, ये भी लहदा लिखें, ये भी लहदा लिखें। और ये जो दरमियान में जिससे आपने पैसे वसूल किए हैं उसका नाम यहाँ पे लाजमी तौर पर दर्ज करना है। यहाँ पे आप नाम दर्ज ना करें, डॉट्स उठा लें, लेकिन यहाँ पे किसी का नाम दर्ज करना बहुत जरूरी है। मेरा बेटा ये आप लोगों को मैंने रसीद लिखने का तरीका आज बता दिया। मुझे उम्मीद है कि जितने क़वाइद और ज़वाबित आप लोगों को मैंने सिखाए हैं उन पे आप लोग अमल करेंगे। इसमें डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ये ख़त है, ना ये दरख्वास्त है, ना ये मज़मून है, ना ये रुदात है, कुछ भी नहीं है। ये फर्स्ट ईयर का एक सवाल है जिसको आप हल करते हैं और सिर्फ ये वाले सूरत ज़वाबित बनाते हैं तो ये दरख्वास्त से भी अच्छे नंबर आपको दे देती है रसीद। इसके अलावा मेरे नोट्स निखारे उर्दू और मेरा चैनल उर्दू विद रज़ा, इन दोनों चीज़ों से आप लोग इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अपने टीचर एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।